गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये बात स्टार्ट की थी कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो उसमें हमें कुछ बायोलॉजिकल टूल्स की यूज़ करना पड़ता है। उसमें हमने सबसे पहले एंजाइम की हमने बात कर ली थी। कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में कंप्लीट एंजाइम्स से रिलेटेड सारी बात डिस्कस कर ली थी कि लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम और जॉइनिंग एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सारी एंजाइम्स कल हमने डिस्कस कर लिए थे, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा व्हीकल टूल, ठीक है। पिछली बार ये हमने एंजाइम की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए। तो ये हमारा सेकंड टूल है जिसकी हमें नीड होती है ड्यूरिंग दी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए क्या होता है? व्हीकल का आपको नाम से पता चल रहा है कि कोई व्हीकल है, मतलब कोई ऐसा साधन है जो उसे लेकर जाएगा, ठीक है। तो व्हीकल डीएनए और वो वेक्टर डीएनए कहते हैं डीएनए यूज्ड एज ए कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू सूटेबल होस्ट कॉल द व्हीकल और वेक्टर डीएनए। कहता है हम डीएनए का यूज़ करते हैं एज अ कैरियर। कहता है डीएनए का यूज़ किया जाता है अ कैरियर, एक कैरियर की तरह, मतलब ले जाने वाले की तरह। किसको? फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट, किसके स्थानांतरण के लिए? एक फ्रैगमेंट, एक छोटे से सेगमेंट को ले जाने के लिए ऑफ फॉरेन डीएनए, किसी फॉरेन डीएनए का। कहाँ पर? इनटू ए सूटेबल होस्ट, किसी सूटेबल होस्ट के अंदर। और ये चीज़ क्या कहलाती है? व्हीकल और वेक्टर डीएनए। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। कहते हैं जो प्लाज्मिड होता है और जो बैक्टीरियोफेज होता है, इन दोनों में ही एबिलिटी होती है, गुण होता है कि ये बैक्टीरियल सेल के साथ खुद भी रिप्लिकेट होते रहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। जबकि ये स्वतंत्र होते हैं जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके नियंत्रण से। समझ आ रही बात कि जो प्लाज्मिड है या जो बैक्टीरिया फीज है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सेल के साथ रिप्लिकेट होते हैं। तो सेल के, जो बैक्टीरिया का सेल है उसके पास खुद का भी अपना क्रोमोसोम है, वो तो अलग से ही अपना रिप्लिकेट होगा, राइट। लेकिन ये खुद अपने आप होंगे, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है इसका, सेल के क्रोमोसोम का या बैक्टीरिया के जो मेन जेनेटिक जीनोम है उसका कोई कंट्रोल नहीं है इन प्लाज्मिड के ऊपर। फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट दी क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। कहता है निम्नलिखित जो हम नीचे बात कर रहे हैं, फॉलोइंग आर द फीचर्स, नीचे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये बातें हैं, दैट आर रिक्वायर्ड, जो हमें ज़रूरी हैं, टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, कि जो हमें वेक्टर के लिए ज़रूरी है। क्या बात है? पहले उसने बोला ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन, ORI शॉर्टकट में कहते हैं ओरी या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। कहता है दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेशन स्टार्ट, राइट। पहला हमारे पास जो पॉइंट आया हुआ है ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन। कहता है दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रिप्लिकेशन, कहता है ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। कहता है कि एंड एनी पीस ऑफ द डीएनए, डीएनए का कोई भी पीस, कोई भी टुकड़ा, व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस, जब वो इस सीक्वेंस के साथ लिंक कर जाएगा, कैन बी मेड टू रिप्लिकेट, तो वो साथ में रिप्लिकेट हो जाएगा विद इन द होस्ट सेल के अंदर। समझ आ रही बात? तो ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन कहता है ये वो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वो सीक्वेंस है जहाँ पर रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है और इस पीस ऑफ डीएनए के साथ। और वो कहता है एनी पीस, और कोई भी डीएनए का पीस अगर इस सीक्वेंस के साथ लिंक हो जाएगा तो वो भी रिप्लिकेट करेगा होस्ट सेल के अंदर। दी सीक्वेंस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। इसके अलावा उसने कहा ये जो सीक्वेंस है जिसकी आप बात कर रहे हो, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वाला जो सीक्वेंस है, इसकी एक और जिम्मेवारी है, किस बात पर? नियंत्रण रखना, फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए की कितनी कॉपीज़ बनानी है, इस बात की जो कंट्रोल है, इस बात का जो नियंत्रण है, वो भी इसी के पास होगा। इफ़ वन wants to recover many copy of the target DNA, it should be closed in a vector who origin support high copy number। वो कहता है इफ़
वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज़, अगर कोई वो कहता है कि ऐसा कोई ऐसा अगर हो रहा है कि टू रिकवर द मैनी कॉपीज़, एक से ज़्यादा कॉपीज़ को रिकवर किया रहा है फॉर टारगेट डीएनए, किसी एक टारगेट डीएनए से, तो इट शुड बी क्लोन्ड, तो वो क्या होंगी, वो क्लोन होंगी इन अ वेक्टर हु ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। वो कहता है कि इफ़ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज़, अगर एक से ज़्यादा कॉपीज़ की रिकवरी है ऑफ द टारगेट डीएनए, राइट, तो वो क्या होंगे, इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर, तो वो वेक्टर में भी क्लोन होंगे हु ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्टिव मार्कर। क्या होते हैं सेलेक्टिव मार्कर? कहते हैं इन एडिशन टू द ओ आर आई वेक्टर रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो उसने कहा कि जैसे जैसे आपको ओ आर आई तो चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन तो चाहिए वेक्टर को, वैसे ही वेक्टर को एक और रिक्वायरमेंट किसकी है, वेक्टर को इसके अलावा एक सूटेबल मार्कर भी चाहिए, नेमली जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज़। तो कहता है कि सॉरी नेमली नहीं है, नॉर्मली जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबॉडी। कहता है नॉर्मली हम बात करें तो जीन्स के होते हैं जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज सच एज एम्पीसाइलिन, क्लोरा एम्फिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड हैज़ ए यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ इकोलाई। तो कहता है कि हमें ओराई यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के अलावा वेक्टर को कुछ सेलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए। कहता है नॉर्मली जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो कहता है कि जो ज़्यादातर जो जीन्स होते हैं वो इनकोडिंग इनकोडिंग करते हैं रेजिस्टेंस टू मतलब वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्ट करते हैं। ठीक, उनको इनकोड नहीं करते। जो ज़्यादातर जीन होते हैं वो एंटीबायोटिक को इनकोड नहीं करते, रेजिस्ट करते हैं, उसको उसका प्रतिरोध करते हैं। जैसे कौन कौन सी, एम्पी एम्पीसाइक्लिन, क्लोरो एम्फिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एक्सेट्रा। कहता है आर कंसिडर्ड हैज़ ए यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर, हम इन्हें यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर की तरह ये कंसिडर करते हैं ई कोलाई के अंदर, ई इस्चरिचिया कोलाई के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड हमारा फीचर है क्लोनिंग साइट। तो मतलब ये सारी बातें वेक्टर के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास तीसरी बात है क्लोनिंग साइट की, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए मतलब जो बाहर वाला डीएनए है ना, तो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कहता है कि क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तो उसके लिए कहता है कि इन ऑर्डर टू लिंक द, हमें अगर फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए ए एल एलियन ALLIEN एलियन डीएनए, अगर हमें बाहर वाले या एलियन डीएनए को अगर लिंक करना है तो वेक्टर को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उसके पास क्या होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट, नीड्स रिकॉग्निशन साइट। उसके पास क्या होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए जिस पर फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इजीली यूज़ कर सके। ठीक, आगे है लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए। Ligation of the alien DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene। उसने कहा आगे, उसने कहा क्या है कि एलियन की स्पेलिंग क्या है, ALIEN। ठीक है, तो उसने कहा कि लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए, लाइगेशन मतलब उसको काटना, हटाना, लाइगेशन ऑफ द एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट। वो कहता है जो आपका एलियन डीएनए उसका जो लाइगेशन है, मतलब उसका जो उसे जो कट करने का जो तरीका है कहाँ होगा, इज कैरिड आउट, उसे किया जाएगा एट द रिस्ट्रिक्शन साइट। कहाँ किया जाए, रिस्ट्रिक्शन साइट पर, प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जो कहाँ प्रेजेंट हो, कहाँ उपस्थित हो, प्रेजेंट वन ऑफ द टू एंटी, दोनों में से कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास। ठीक, नेक्स्ट बात उसने की वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये भी अगला जो हमारा फीचर है, हमने बात की थी कि फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। तो हम बात कर रहे थे जो हमारा अगला जो फीचर है कि वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स। कि कोई वेक्टर
जो क्लोनिंग के लिए हम वो कहते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स, मतलब हमें क्या करना है, जीन की क्लोनिंग करनी है, उसके लिए जो वेक्टर चाहिए वो प्लांट और एनिमल में कैसा चाहिए। कहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिनिकेंस, ये क्या है, एक पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, ये छोटा छोटा लिखा हुआ पर मैं बोल रहा हूँ साथ में, पैथोजन ऑफ ए सेवरल डाइकोट, जो आपके द्विबीजपत्री होते हैं उन पौधों के अंदर होता है ये, मतलब ये बहुत सारे जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर ये हैज़ अ पैथोजन, मतलब जो बीमारी फैलाने वाला होता है। कौन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिकेंस। कहता है डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन हैज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट्स सेल इनटू द ट्यूमर। वो कहता है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिकेंस है ना, ये करता है, ये डीएनए का पीस डिलीवर कर देता है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पीस डिलीवर कर देता है, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं। कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देता है, किसी भी नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर, और उससे उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ठीक, सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल, ये जो रेट्रोवायरस है एनिमल के अंदर, हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल। वैसे ही कहता है जो रेट्रोवायरस होता है उसके अंदर भी ऐसा गुण होता है कि वो किसी भी नॉर्मल सेल को बदल सकता है किसी भी कैंसरस सेल के अंदर। इतनी बात समझ आएगी कि सिमिलरली रेट्रोवायरस किसमें, एनिमल के अंदर हैव द एबिलिटी, गुण होता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। इतनी बात समझ आ गई। कहता द बेटर अंडरस्टैंडिंग of the art of delivering genes by pathogen in their eukaryotic host। वो कहता है कि अगर आप पैथोजन की ये तरीका समझना चाहते हो कि वो उनकी वो कला को समझना चाहते हो कि वो कैसे जीन्स का डिलीवरिंग करते हैं, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ द डिलीवरिंग जीन्स बाय द पैथोजन, पैथोजन किस कला के अनुसार, किस हुनर के अनुसार अपने जीन्स को डिलीवर करते हैं, कहाँ पर, इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट, अपने यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर, हैज़ जनरल नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल ऑफ पैथोजेंस इनटू दी यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि अगर आप जानना चाहते हो कि कोई पैथोजन कैसे अपने जीन्स का किस कला के अनुसार, किस तरह, है ना, अपने जीन्स का डिलीवर करता है किसी भी यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर, तो कहता है हैज़ जनरल नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म। तो हमें किस बात का जनरल नॉलेज होना चाहिए, टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल ऑफ पैथोजेंस इनटू दी यूजफुल वेक्टर। तो हमें क्या करना है, टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल ऑफ द पैथोजन, पैथोजन के जो टूल्स हैं उन्हें हमें बदलना होगा किसी यूजफुल वेक्टर के अंदर, किस लिए, फॉर डिलीवरिंग दी जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। समझ आ रही बात, क्या बोल रहा है, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरी जीन्स। अगर आप ये अच्छे तरीके से समझना चाहते हो कि डिलीवरी ऑफ जीन्स कैसी होती है, जीन्स की डिलीवरी का क्या कला है, मतलब किस तरीके से उसको ट्रांसफर मतलब डिलीवरी की जाती है बाय द पैथोजन, किसी भी जो भी आपका पैथोजन है जो बीमारी फैलाने वाला है, आप वो कैसे फैलाता है किसी यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर। कहता है इसके लिए हैज़ जी के नॉलेज, हैज़ जनरेटेड नॉलेज, हैज़ जनरेटेड नॉलेज, तो इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल ऑफ पैथोजन। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उसके टूल्स को, जो पैथोजेंस के टूल हैं उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू यूजफुल वेक्टर। हम उसे उसके जो टूल्स हैं उन्हें हमें बदलना पड़ेगा एक यूजफुल वेक्टर्स के अंदर, फॉर ताकि जो जीन्स है वो डिलीवर हो सके ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस, ह्यूमन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बोलता है द ह्यूमन इंक्लूडिंग, कहता द ट्यूमर इंक्लूडिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एरेकोबैक्टीरियम ट्यूफिकेंस हैज़ नाउ मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। तो कहता है जो एक ट्यूमर है जिसमें कौन किसको इंक्लूड किया गया है, ट्यूमर कहता कौन सा, इंक्लूडिंग टीआई, यानी टीआई प्लाज्मिड किसका, ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिकेंस का, हैज़ नाउ मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब उसे मॉडिफाइड कर दिया गया एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, which is no more pathogenic to the plant but still able to use the mechanism to deliver genes। वो कहता है कि अब ये ज़्यादा घातक नहीं रहा है, पैथोजेनिक नहीं है किसी भी प्लांट्स के लिए, बट अभी भी स्टिल एबल टू यूज़, अभी भी हम इसका लगातार यूज़ कर रहे हैं,
यूज़ दी मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स, स्टिल एबल टू यूज़ दी मैकेनिज्म, हम अभी भी इसके मैकेनिज्म को यूज़ करें जिसके अकॉर्डिंग टू डिलीवर, ये जीन्स को डिलीवर करता है, ठीक। हैज़ बीन लाइगेटेड इनटू ए सूटेबल वेक्टर, हम उसे क्या कर देते हैं, हैज़ बीन लाइगेटेड इनटू किसी हम सूटेबल वेक्टर में से डाल देते हैं, ठीक, डिसआर्म्ड कर देते हैं। इट इज़ ए ट्रांसफर्ड इनटू ए बैक्टीरियल प्लांट एंड एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाई, इसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी भी बैक्टीरियल प्लांट या एनिमल होस्ट के अंदर जहाँ पर ये अपने आप के नंबर को इंक्रीज कर सके। इतनी बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या चीज़ है, कहता है प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट फाउंड इन द बैक्टीरिया विच कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। वो कहते हैं जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड क्या चीज़ है, कहता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट होता है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मिल जाता है हमें, और इसका काम क्या है, विच कैन रिप्लिकेट और ये स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है। जैसे वो तो करता ही है, जो आपके मेन जो आपका डीएनए सेगमेंट है बैक्टीरियल सेल का, ये एक्स्ट्रा है, क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट। प्लाज्मिड कैन बी टेकन एट ऑफ बैक्टीरिया एंड मेड टू कंबाइन विद डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट बाय मीन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो कहता है कि प्लाज्मिड को हम क्या कर सकते हैं, टेकन आउट ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया से उसे बाहर निकाल कर एंड मेड टू कंबाइन, और उसको बाद में हम जोड़ सकते हैं विद डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट, किसी भी जो भी आपका इच्छा है कि आपको जिस डीएनए सेगमेंट को आगे ले जाना है उसके साथ उसे कंबाइन कर देते हैं, किस एंजाइम की हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज। तो कहता है कि हम प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया सेल से बाहर निकाल के उसके अंदर हम अपने डिज़ायरिंग डीएनए सेगमेंट को उसके अंदर अटैच करके काम करवा सकते हो। और ये किसके थ्रू होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज की हेल्प से। प्लाज्मिड कैरिंग डीएनए ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेटेड विद इट नोन एज रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड और हाइब्रिड प्लाज्मिड और काइमेरिक प्लाज्मिड। वो कहता है, क्या बोला उसने, वो कह रहा है कि जो प्लाज्मिड है वो डीएनए को अपने साथ ले जाता है ऑफ अनदर, द प्लाज्मिड कैरिंग डीएनए ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेटेड विद इट। तो वो कहता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को प्लाज्मिड अपने साथ कैरी करके ले जाता है, अपने साथ जोड़ कर ले जाता है, और ये चीज़ क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या हाइब्रिड प्लाज्मिड या काइमेरिक प्लाज्मिड, ठीक। इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है, हाइब्रिड प्लाज्मिड क्या होता है, या काइमेरिक प्लाज्मिड क्या होता है। कि जब प्लाज्मिड डीएनए को ले जाए, किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अपने अंदर इंटीग्रेटेड करके ले जाए, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, काइमेरिक, हाइब्रिड और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। नेक्स्ट है वायरस, क्या होता है, द डीएनए ऑफ द सर्टेन वायरस आर ऑल्सो सूटेबल फॉर, तो ये मतलब एग्जाम्पल दिए हैं कि प्लाज्मिड ऐसा काम कर सकता है एज अ व्हीकल, और वायरस भी ऐसे काम कर सकता है एज अ व्हीकल या वेक्टर। द डीएनए ऑफ द सर्टेन वायरस आर ऑल्सो सूटेबल फॉर यूज हैज ए व्हीकल डीएनए। तो कहता है कि जो द डीएनए ऑफ द सर्टेन वायरस, कुछ वायरस के जो डीएनए हैं उन्हें वो सूटेबल है, यूजफुल है, हैज़ अ व्हीकल डीएनए। बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियल वायरस हैज़ बीन यूज टू ट्रांसफर जीन फॉर बी गैलेक्टोसाइडेज फ्रॉम इकोलाई टू ह्यूमन सेल। वो कहता है कि जो बैक्टीरियोफेज यानी जो बैक्टीरियल वायरस है, हैज़ बीन यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है जीन्स के ट्रांसफर्स में, कहाँ से कहाँ तक, जीन के ट्रांसफ़र में, फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इस एंजाइम की हेल्प से कहाँ तक, ई कोलाई टू ह्यूमन सेल, कहाँ से, ई कोलाई से ह्यूमन सेल, फ्रॉम ई कोलाई टू ह्यूमन सेल। तो बैक्टीरियोफेज हैज़ बीन यूज टू ट्रांसफर जीन फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज फ्रॉम ई कोलाई टू ह्यूमन सेल। लैम्डा फेज हैज़ बीन यूज फॉर ट्रांसफरिंग लैक जीन्स ऑफ ई कोलाई इनटू हैप्लॉइड कैलस ऑफ टोमेटो। तो कहता है जो लैम्डा फेज है, लैम्डा फेज, वो कहता है कि उसका यूज़ भी हैज़ बीन यूज फॉर ट्रांसफरिंग, उसका यूज़ भी ट्रांसफरिंग में किया जाता है लैक जीन्स, ठीक, किसके, ऑफ ई कुलाई। तो लैम्डा फेज हैज़ बीन यूज फॉर द ट्रांसफरिंग लैक जीन ऑफ ई कुलाई की जो लैक जीन्स है, किसके, ई कुलाई की जो लैक जीन्स है उनको भी ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज, कहाँ से कहाँ, कहाँ के लिए, इनटू दी हैप्लॉइड कैलस ऑफ द टोमेटो, जो टोमेटो का जो हैप्लॉइड कैलस होता है उसके अंदर, ठीक। तो ये हमारे पास है वेक्टर के टाइप, और ये है
जितना वो साइज़ ले जा सकते हैं अपने साथ। जो प्लाज्मिड है वो 0.5 से 8 केबी का जो साइज़ है उसे ले जा सकता है, अपने साथ कैरी कर सकता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा 9 टू 23 केबी का। जो कॉस्मिड है कॉस्मिड है वो 30 से 45 केबी का। और बैक जो है वो 50 से 300 का। और ये जो याक है वो 1000 से 2500 केबी का जो साइज़ है वो अपने साथ कैरी कर सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए is a DNA which is transferred from one organism into another by combining it with the vehicle DNA, can be complementary, synthetic और random। तो पैसेंजर डीएनए मतलब एक तो था आपका व्हीकल या वेक्टर जो लेके जाएगा, और जो जाएगा उसे बोलेगा पैसेंजर, जो जाएगा। तो कहता इज द डीएनए, ये वो डीएनए है विच ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाया जा रहा है बाय द कंबाइनिंग इट, किसके साथ जोड़कर, इट विद व्हीकल डीएनए के साथ। ठीक, पैसेंजर डीएनए कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, सिंथेटिक और रैंडम। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है और रैंडम, 3 टाइप का हो सकता है। देख लेते हैं। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पैसेंजर डीएनए, सिंथेटिक पैसेंजर डीएनए और रैंडम पैसेंजर डीएनए। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपका, जैसे आप सी डीएनए कह रहे हो, एक सिंथेटिक है एस डीएनए, जैसे रैंडम कह रहे हो। तो पहला देख लेते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी सी डीएनए। तो कहता है कि सिंथेसाइज्ड ऑन mRNA टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स। तो वो कहता है कि इसकी जो फॉर्मेशन है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वो कैसे बनता है, सिंथेसाइज्ड ऑन, कहाँ बनाया जाता है ये, mRNA टेम्पलेट की हेल्प से। ठीक है, mRNA टेम्पलेट की हेल्प से बनता है ये विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और साथ में कौन सा एंजाइम लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। और प्लस नेसेसरी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा डीएनए स्टैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द हाइब्रिड आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग द एल्कली। तो कहते हैं जो डीएनए का स्टैंड है उसे हम अलग कैसे करते हैं, किससे करना है अलग, बाय हाइब्रिड, जो आपका हाइब्रिड आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स है, कैसे, बाय यूजिंग द एल्कली का यूज़ करके हमने अलग किया था। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड इज सिंथेसाइज्ड ओवर द टेम्पलेट ऑफ द सी डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो कहता है जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड है उसकी जो फॉर्मेशन है किसके ऊपर, ओवर द टेम्पलेट के ऊपर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कैसे बनती है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं सिंथेटिक डीएनए की। कहते हैं सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट। तो ये आरएनए के ऊपर बन रहा था, मैसेंजर आरएनए के ऊपर, सिंथेसाइज्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ इसकी जो फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन द डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट के ऊपर ही बनेगा और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। कॉमबर्ग जो हमारे साइंटिस्ट थे 1961 में, फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और मेटालाइन एंड सेगमेंट ऑफ द वायरल डीएनए। तो सबसे पहले इन्होंने इन चीज़ों से मिलकर इस मिक्सचर से बनाया था फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए। किससे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कॉमा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉमा मेटालाइन एंड सेगमेंट ऑफ द वायरल डीएनए, इन चीज़ों से उसने बनाया था। ठीक है, खुराना 1968 सिंथेसिस फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन डीएनए विदाउट द टेम्पलेट। और खुराना ने 1968 में सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन डीएनए बनाया बिना किसी टेम्पलेट के। ठीक, खुराना सिंथेसाइज द जीन कोडिंग फॉर ईस्ट एलिनीन tRNA contain did not work in the living system, only 77 बेस पेयर का था ये। उसने कहा जो खुराना ने जो बनाया, सिंथेसाइज किया दी जीन कोडिंग फॉर ईस्ट एलिनिन tRNA, उन्होंने ईस्ट एलिनिन tRNA बनाया जो लिविंग सिस्टम में वर्क नहीं करता था, और ये सिर्फ ओनली 77 बेस पेयर का था, इसमें 77 बेस पेयर लगे हुए थे। खुराना इन 1979 एबल टू सिंथेसाइज ए फंक्शनल जीन टायरोसिन tRNA जीन ऑफ द ई कोलाई, और जो 207 न्यूक्लियोटाइड का था। इतनी बात क्लियर होगी कि खुराना ने सबसे पहले तो क्या आर्टिफिशियल जीन बनाया बिना किसी टेम्पलेट के,
जो सबसे पहले उन्होंने जो जीन इनकोडिंग की उसका नाम था ईस्ट एलिनिन टीआरएनए। क्या नाम था? ईस्ट एलिनिन टीआरएनए। ठीक है, ये नॉन फंक्शनल था और लिविंग सिस्टम में काम नहीं कर रहा था, डिड नॉट वर्क इन द लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम में काम नहीं कर रहा था। ये कितने बेस पेयर का था? 77 का। फिर दोबारा से उन्होंने 1979 के अंदर दोबारा से सिंथेसाइज किया जो एक फंक्शनल जीन था और उसका नाम था टायरोसिन टीआरएनए जीन ऑफ द इकोलाई। और इस ये कितने बेस पेयर का था? 207 न्यूक्लियोटाइड का था। ठीक, लास्ट बात करते हैं रैंडम डीएनए की बात करते हैं। रेफर्स टू ए स्मॉल फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज। जो रैंडम डीएनए उसको हम कैसे बता रहे हैं कि रेफर्स टू ए स्मॉल, ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं, छोटे मोटे टुकड़े हैं जो कैसे बने हैं? क्रोमोसोम की ब्रेकिंग से, कि क्रोमोसोम टूट गया और उसके टूटने से जो छोटे मोटे हमें फ्रैगमेंट्स मिले वो आपका रैंडम डीएनए। और ये बनते कैसे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम की हेल्प से। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टेक्निक ऑफ द रिकॉम्बिनेशन डीएनए की। रिकॉम्बिनेशन करते वक्त डीएनए की क्या क्या टेक्निक यूज़ होती है। कहता है डीएनए विच आर टू बी यूज्ड हैज़ ए पैसेंजर डीएनए एंड द व्हीकल डीएनए आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ देयर सेल्स बाय लाइसिंग द सेल विद सूटेबल एंजाइम। कहता है कि द डीएनए विच आर यूज टू बी, कहता है वो डीएनए जिसको आप हैज़ अ पैसेंजर डीएनए ले रहे हो और एक वो डीएनए जिसे आप हैज़ अ व्हीकल, मतलब एक तो वो डीएनए जो लेकर जाएगा और एक वो डीएनए जो बैठ के जाएगा। दो दो डीएनए ना आपके पास, उन दोनों, एक वो उस पैसेंजर डीएनए को और उस व्हीकल डीएनए दोनों को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उन सेल में से जिनसे हमें वो चाहिए। उन सेल से मैं उन्हें बाहर निकाल दिया। कैसे? बाय लाइसिंग दी सेल्स विद दी सूटेबल एंजाइम। कोई सूटेबल एंजाइम उसके ऊपर हम डाल देंगे, लाइसिंग कर देंगे, जिससे वो सारी सेल खुल जाएगी और सारा का सारा जो उसके हमें जो उसके न्यूक्लियस से जो दोनों चीज़ें चाहिए वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है ना? मतलब एक सेल से हमें डीएनए चाहिए वो वाला जो पैसेंजर डीएनए की तरह बिहेव करे और एक सेल से हमें वो डीएनए चाहिए जो एज अ व्हीकल डीएनए हमारे लिए काम कर रहा है। तो दोनों ही हमने कुछ सूटेबल एंजाइम की हेल्प से उसे हमने उन्हें बाहर निकाल लिया। दी एक्सट्रैक्टेड डीएनए आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑल कंटेंट बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड प्यूरिफाइड। अब हम इसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और प्यूरिफाइड की हेल्प से उसके अंदर से बाकी जो और भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम आइसोलेट कर लेंगे। बोथ पैसेंजर एंड व्हीकल डीएनए आर दी क्लीव्ड बाय यूजिंग दी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम क्या करेंगे? दोनों जो पैसेंजर और आपका व्हीकल डीएनए उन दोनों को क्लीव करेंगे, कट लगाएंगे विद दी हेल्प ऑफ सेम, दोनों को एक ही एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, सो दैट दे हैव कंप्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स। और इसी वजह से जब हम एक जैसा लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो उनके अंदर क्या सेम एक संपूरक, उनके अंदर कंप्लीमेंट्री क्या बनेंगे? स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। ठीक, the complementary sticky ends of the passenger and vehicle DNA are joined with ligase enzyme. This give rise to a recombinant DNA. अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? जो दोनों के जो स्टिकी एंड्स थे पैसेंजर और व्हीकल डीएनए के, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे लाइगेज एंजाइम की हेल्प से और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू ए होस्ट सेल सच एज इकोलाई। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसे हम कहाँ इंसर्ट कर देंगे, कहाँ डाल देंगे? एक होस्ट सेल के अंदर, यानी कि इकोलाई के अंदर। बैक्टीरिया टू बी यूज्ड एज ए होस्ट शुड बी विदाउट प्लाज्मिड। तो अब क्या हुआ? कहता है बैक्टीरिया टू बी यूज्ड एज ए होस्ट, जो बैक्टीरिया है जिसे हमने एज ए होस्ट यूज़ किया, टू बी यूज्ड एज ए होस्ट, एक बैक्टीरिया सेल जिसे हमने एज ए होस्ट यूज़ किया है जो विदाउट प्लाज्मिड है। दी होस्ट सेल आर ट्रीटेड विद और लाइसोजाइम कैल्शियम क्लोराइड। अब हम होस्ट सेल को ट्रीट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड और लाइसोजाइम से। इट क्रिएट ट्रांशिएंट टेम्परेरी पोर्स इन दी देयर वॉल एंड मेक दी परमियल टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या होगा? होस्ट सेल को हमने ट्रीट किया कैल्शियम क्लोराइड और लाइसोजाइम से, जिससे क्या हुआ? उसके अंदर टेम्परेरी पोर बन जाएंगे। ठीक, उससे क्या होगा? उसकी जो वॉल है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए परमिएबल हो जाएगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एडेड टू द सेलुलर इन विच सच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इज एडेड, राइट, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो एडेड टू द, तो कहते हैं एडेड टू द कल्चर इन विच सच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग। तो अब जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो कहाँ ऐड हो गया? उस कल्चर के अंदर जिसमें बैक्टीरिया क्या कर रहा था? ग्रो कर रहा था। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज टेकन
अप बाय द बैक्टीरिया। अब क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरिया के थ्रू ले जाया जाएगा। इट रिप्लिकेट विद द होस्ट बैक्टीरिया, डिवाइड एंड गिव राइज टू मल्टीपल कॉपी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो होस्ट है उसके साथ रिप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ देगा, और हमें क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की आगे प्रोजेनीज मिलेंगे। तो अगर इसको हम दोबारा डायग्राम में देख लें कि हमारे पास ये क्या था, ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला और यहाँ से ह्यूमन सेल से हमने जो हमें जो रिक्वायर्ड, ये तो हमारा हो गया वेक्टर डीएनए, ये हो गया हमारे पास पैसेंजर डीएनए। हमने डीएनए निकाला, सेगमेंट निकाला, दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला, इसका भी कट लग गया, इसमें भी कट लग गया, स्टिकी एंड्स दोनों को चिपका दिया, हमारे पास बन गया ये मन की कंप्लीमेंट्री पेयरिंग। और क्या बन गया हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको फिर हमने क्या किया, लाइगेस लगा के चिपका दिया प्लाज्मिड विद इंसुलिन जीन। तो अब हमने से क्या कर दिया, ऐसे बैक्टीरिया में डाला जिसके पास प्लाज्मिड नहीं था, तो उसके अंदर हमने डाल दिया। फिर मैकेनिज्म बाय ट्रांसफरिंग इंसुलिन जीन फ्रॉम ह्यूमन डीएनए टू इक्वलाई विद अ प्लाज्मिड। फिर हमने उसके अंदर डाल देंगे, जैसे जैसे फिर आपका बैक्टीरिया का जीनोम रिप्लिकेट करेगा वैसे वैसे ये प्लाज्मिड भी करेगा, और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या वो कॉपीज़ मिलती जाएंगी, आगे तैयार होती जाएंगी। नेक्स्ट है, आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है। पहली है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द जीन्स फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। कि हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, जीन फ्रीक्वेंसी हमें स्टडीड आउट करनी है किसी पॉपुलेशन के अंदर, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ द जीन फ्रीक्वेंसी, स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जीन पूल क्या होता है, इज द सम टोटल ऑफ ए जीन इन अ रिप्रोडक्टिव गैमीट ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने सम टोटल ऑफ जीन्स हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव गैमीट्स के अंदर, वो चीज़ क्या कहलाता है, जीन पूल। जीन पूल क्या है, टोटल सम टोटल ऑफ जीन, सम टोटल ऑफ जीन्स इन अ गैमेटिक, इन अ रिप्रोडक्टिव गैमीट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। समझ आ रही बात, कि जीन पूल किसे कहते हैं हम, जीन पूल का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, द सम टोटल ऑफ जीन्स, जितने टोटल जीन्स आपके पास किसके अंदर, इन द रिप्रोडक्टिव गैमीट्स के अंदर। क्या कह रहा है कि किसी भी रिप्रोडक्टिव गैमेट के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के, वो क्या कहलाते हैं, जीन पूल। क्या कहलाते हैं, जीन पूल। किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी एक किसी भी रिप्रोडक्टिव गैमेट्स के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो उस पॉपुलेशन के क्या कहलाते हैं, जीन पूल। जीन फ्लो क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब जीन्स का माइग्रेशन होता है किसी एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर, उसे क्या, बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, वो क्या कहलाता है, जीन फ्लो। जेनेटिक लोड क्या होता है, एग्जिस्टेंस विद इन द पॉपुलेशन ऑफ डिसएडवांटेजेस एलील इन द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप नोन एज ए जेनेटिक लोड। वो कहता है कि होना, एग्जिस्टेंस होना विद इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी डिसएडवांटेज एलील का, ठीक, और वो भी किस फॉर्म में, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक लोड। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज ए प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन इन ए पॉपुलेशन। तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी होती है, जीन फ्रीक्वेंसी को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि प्रपोर्शन ऑफ ए डिफरेंट एलील्स, प्रपोर्शन ऑफ अ डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन इन ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एलील का प्रपोर्शन क्या कहलाता है, जीन फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है, जीन फ्रीक्वेंसी। और पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी की स्टडी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। और जीन फ्रीक्वेंसी, तो जीन फ्रीक्वेंसी की जो स्टडी है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। और जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम, जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी से डिफाइंड एज ए प्रपोर्शन ऑफ ए डिफरेंट एलील्स। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी एक जीन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के एलील का प्रपोर्शन है, वो चीज़ क्या कहलाती है, जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज ए प्रपोर्शन ऑफ ए डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन इन ए पॉपुलेशन, राइट। तो किसी पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन में प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट एलील्स, कितने टाइप के आपके पास एलील्स हैं, कितने प्रपोर्शन में हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है, जीन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।